नमस्कार, मैं धीरेन श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं श्री अरविंदो सोसाइटी और इसे स्पॉन्सर किया जा रहा है HDFC बैंक के द्वारा। हम पिछले कई दिनों से आपसे नवाचार डिस्कस कर रहे हैं और इस वक्त जो जिस इनोवेटिव बुकलेट पे हम डिस्कस कर रहे हैं या जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका पे हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं वो है कर्नाटका की। आज कर्नाटका के इनोवेटिव आइडियाज की सीरीज का एक केस स्टडीज की सीरीज का आखिरी दिन है। आज हम कर्नाटका का आखिरी इनोवेटिव आइडिया जिसका नाम है बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग आपसे परिचर्चा कर रहे हूँ। बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग के अंतर्गत मैं 3 नवाचार आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आते हैं इन नवाचारों से संबंधित या फिर इस केस स्टडी से संबंधित, तो मैं निश्चित तौर पे आपको टाइम दूंगा वेबिनार के अंत पे, जहां पे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है ZII प्रोग्राम मतलब शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार प्रोग्राम से संबंधित, उदाहरण के तौर पे आप कैसे अपने इनोवेटिव आइडियाज हम तक भेज सकते हैं, किस तरीके से आप राष्ट्रीय लेवल पर नॉमिनेट किए जा सकते हैं या फिर अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आपके इनोवेटिव आइडिया, आपके नवाचार सिर्फ आप तक ही सीमित न रहकर आपकी इस इनोवेटिव बुकलेट के माध्यम से देश भर में प्रसारित किए जाते हैं, किस तरीके से आपके इनोवेटिव आइडियाज से देश भर के शिक्षक बेनिफिट प्राप्त करते हैं और आपके इनोवेटिव आइडियाज आपके नाम से ही जाने जाते हैं। अगर ऐसे ही कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप निसंकोच मेरे से पूछ सकते हैं। वेबिनार के अंत में मैं आपको समय दूंगा जहां पे आप इस प्रोग्राम से संबंधित या इन नवाचारों से या केस स्टडी से संबंधित कोई भी प्रश्न सीधे तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई सुझाव, आपके कोई अनुभव है, आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से या इस वेबिनार के माध्यम से आपके जो अनुभव हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं मुझ तक पहुंचे और सिर्फ मुझ तक ही नहीं बल्कि इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों तक पहुंचे। जो भी शिक्षक, जो भी व्यक्ति हमें फेसबुक अथवा जूम अथवा यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सारे लोगों तक आपकी बात पहुंचे। तो आप अपने अनुभव सीधे मेरे से बात करके या मुझसे जुड़ करके साझा कर सकते हैं उसको। या उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप फेसबुक में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न या फिर अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जूम के माध्यम से हमसे जुड़ करके फेसबुक कमेंट बॉक्स पे आपको जूम की आईडी और लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं या संवाद कर सकते हैं। आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं या फिर अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा आज की जो केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे होंगे उसका नाम है बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग या फिर इंग्लिश में इंप्रूविंग अटेंडेंस। क्या है बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग और क्यों जरूरी है ये किसी विद्यालय के लिए? आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए विद्यार्थियों की जो अटेंडेंस है, जो उपस्थिति है, उसका सीधा ताल्लुक है बच्चों के मार्क्स ऑब्टेन करने से, बच्चों के अच्छे रिजल्ट से। अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं उनके सीखने की जो क्षमता है वो ज्यादा बेहतर होती है, ज्यादा ग्रो करती है, ज्यादा नॉलेज उनके पास होता है, ज्यादा वो सीखते हैं, ज्यादा लर्न करते हैं। और इसी वजह से क्योंकि वो ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा लर्न करते हैं, ज्यादा क्लोजली रिलेटेड फील करते हैं, विद्यालय से जुड़ाव महसूस करते हैं, विद्यालय से, शिक्षक से जुड़ाव महसूस करते हैं, ऐसे बच्चे निश्चित तौर पर बेहतर अंक प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत वो बच्चे जो रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं उनके अटेंडेंस तो कम होती है, इसके साथ साथ उनके पढ़ाई में या एग्जाम में ग्रेड्स भी कम आते हैं। उनका जो एक रिलेशन होता है टीचर्स के साथ वो भी बिल्डअप नहीं हो पाता है। और सिर्फ शिक्षक के साथ ही क्यों, जिनके साथी विद्यार्थी रहते हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुक, उनका जो रिलेशन है, उनका जो रिश्ता है उन निश्चित तौर पर बेहतर नहीं होता है। तो उपस्थिति का सीधे तौर पे रिश्ता है, ताल्लुक है बच्चे के अटेंडेंस से या बच्चे के गुड ग्रेड से, बच्चे के अच्छे मार्क्स से।
अगर अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होगी तो मार्क्स फॉर श्योर प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर स्कूल आते हैं तो एक टाइम टेबल फिक्स हो जाता है, बच्चों का ड्यूरेशन फिक्स हो जाता है, जहाँ पे बहुत कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता है। बहुत कुछ सोचने से मेरा मतलब है कि बच्चा बुरी संगति में नहीं फंसता है, शैतानियां इतनी ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि बच्चे हैं तो शैतानियां तो करेंगे ही और करनी भी चाहिए, लेकिन इतनी शैतानियां नहीं करता है। पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाता है, ज्यादा फोकस्ड होता है, ज्यादा एकाग्रचित रहता है। तो ये सारे गुण बच्चों के अंदर अटेंडेंस या उपस्थिति से निश्चित तौर पर बढ़ता है। अब अगर बच्चे की अटेंडेंस बेहतर नहीं है तो वो स्कूल और अपनी लाइफ दोनों में उतना बेहतर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैंने इसका सीधा उदाहरण आपको दे दिया कि बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है, कई बार बच्चे करते क्या है, घर में अपने पेरेंट्स को उन्होंने बताया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में वो कहीं और चले जाते हैं, फिर किसी नदी तालाब या किसी पार्क में बैठे रहते हैं। इससे क्या नुकसान है? पहला नुकसान तो ये कि बच्चे की पढ़ाई का लॉस हो रहा है। दूसरा नुकसान ये है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि बच्चा बुरी संगत में फंस जाए और बुरी संगत में आकर के कुछ ऐप पाल ले। तो अगर बुरी संगत में फंस गया, कुछ ऐप आ गया उसके अंदर, तो निश्चित तौर पर उसका जीवन भी बेहतर नहीं होगा। और शिक्षक भी कहते हैं कि सर आप कहते हैं हम बच्चों को पढ़ाएं, बिल्कुल बच्चों को पढ़ाएंगे, या बिल्कुल हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चे स्कूल ही नहीं आते हैं। हम पढ़ाएंगे तब ना जब बच्चा स्कूल आएगा। जब बच्चा स्कूल ही नहीं आ रहा है तो उसे पढ़ा कैसे सकते हैं? जब स्कूल ही नहीं आ रहा है बच्चा तो सीखेगा कैसे? और इसी वजह से जो पहला कदम होता है शिक्षा ग्रहण करने का विद्यालय में, वो है बच्चों की उपस्थिति। पहला कदम है ये, यकीन मानिए और आप खुद आकलन करके देखिए कि शिक्षा ग्रहण करने का विद्यालय में पहला कदम क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर बच्चों की उपस्थिति है। अगर उपस्थिति होगी तो क्लास में बैठेगा, क्लास में बैठेगा तो शिक्षक सिखाएंगे, शिक्षक सिखाएंगे तो सीखेगा। तो शैक्षिक और सह शिक्षक दोनों गतिविधियों में हिस्सा ले सकेगा। अगर विद्यालय ही नहीं आएगा तो ये सारी बातें धराशायी हो जाएंगी। निश्चित तौर पर फिर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा जो उसे विद्यालय से प्राप्त हो सकती है। और इसी थॉट के कारण, क्योंकि शिक्षा बढ़ाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहला कदम है उपस्थिति, टीचर ने सोचा कि सर जब अटेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंस है और अटेंडेंस ही वो जरिया है जिससे बच्चों का एक बेहतर संबंध बन सकता है शिक्षकों के साथ या साथी विद्यार्थियों के साथ, बच्चे में बहुत सारे गुण डेवलप किए जा सकते हैं, तो क्यों ना अटेंडेंस बच्चों की बढ़ाने के लिए, बच्चों को विद्यालय लाने के लिए कुछ प्रयोग किए जाएं, कुछ तरीके अपनाए जाएं, कुछ नवाचार क्रियान्वित किए जाएं, जिससे बच्चों की उपस्थिति को बेहतर और बेहतर किया जा सके और वो बच्चे भी जो विद्यालय आने से कतराते थे वो भी विद्यालय। इसी थॉट प्रोसेस के कारण टीचर ने इनोवेटिव आइडिया जो दिए, मैं आपको से एक एक करके डिस्कस करूंगा। और इस कड़ी में जो पहला इनोवेटिव आइडिया है वो है होल्डिंग द फ्लैग। होल्डिंग द फ्लैग मतलब झंडे को पकड़ना। क्या है ये इनोवेटिव आइडिया? आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन बहुत पसंद होता है, और अगर आपको प्रोत्साहन मिलता है तो निश्चित तौर पर प्रेरित होते हैं कुछ बेहतर और बेहतर अचीव करने के लिए। चाहे आप अपने स्कूल पे पढ़ा रहे हो और आपके प्रिंसिपल या हेड मास्टर या फिर जो भी आपके ऑफिसर्स हैं वो आपको अप्रिसिएट करें कि शाबाश आपका काम तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप अपने विद्यालय के लिए, विद्यार्थी के लिए। आप यकीन और मुझे सच सच बताइए कि आपका मन और नहीं करता कि मैं और बेहतर करूं? या ऑफिस में आप काम कर रहे होते हैं और कोई आपको प्रोत्साहित करता है, आपके मैनेजर या आपके बॉस, तो हम निश्चित तौर पर प्रेरित होते हैं कि आज तो मैंने इस लेवल का काम किया था, कल इससे भी बेहतर मैं काम करके दिखाऊंगा। सेम साइकोलॉजी बच्चों पे भी लागू होती है या इंप्लीमेंट होती है। उनके मन में भी ये थॉट आता है कि मैं बेहतर करूं। जब वो देखते हैं कि आपका साथी कोई बच्चा बेहतर कर रहा है या बच्चा स्वयं बेहतर कर रहा है तो कोशिश करता है कि मैंने इस लेवल तक बेहतर किया है, अब मैं और बेहतर करूं जिससे टीचर मुझे और अप्रिशिएट करें।
और प्रोत्साहन जिंदगी में कई बार हमें कुछ बहुत बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हम वो सब कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन की वजह से। और टीचर ने इसी थॉट के कारण एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम है होल्डिंग द फ्लैग, मतलब झंडे को पकड़। इसमें होता क्या है कि टीचर्स बच्चों की जो क्लासेस की अटेंडेंस होती है वो अटेंडेंस लेते हैं क्लासेस में अटेंडेंस लेने के बाद बच्चे प्रेयर में आते हैं। प्रेयर में असेंबली के टाइम पे जब बच्चे आते हैं तो असेंबली होने के बाद टीचर्स सबसे पहले बच्चों से अलग अलग कलर के झंडे बनवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8वीं तक क्लास है या 5वीं तक क्लास है, 5वीं तक क्लास है तो 5 झंडे होंगे या फिर डिफरेंट झंडे हो सकते हैं। और 5 क्यों, इनको आप 15 का रेशियो मान सकते हैं। और 8वीं तक क्लास है तो 8 into 3 क्यों, उसका रीजन मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अब टीचर्स ने बच्चों से ही आर्ट एंड क्राफ्ट में अलग अलग कलर के 3 झंडे बनवाए, 3 रंगों के झंडे बनवाए, एक हरा, एक पीला और तीसरा लाल। हरे का मतलब कि बच्चों की अटेंडेंस बेहतर है, बहुत अच्छी है। पीला का मतलब कि उतनी अच्छी नहीं है, बच्चों को देखना पड़ेगा और बेहतर इम्प्रूवाइज करना पड़ेगा। और लाल मतलब खतरे का निशान, मतलब अटेंडेंस काफी कम है और बच्चों को प्रयास करना पड़ेगा अपने विद्यालय की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए या अपनी कक्षा की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए। अब टीचर अटेंडेंस लेते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं कि किस क्लास में कितने बच्चे आए हैं, कितनी परसेंट अटेंडेंस है। और उसके बेसिस पे प्रेयर होने के बाद टीचर हर क्लास के जो मॉनिटर रहता है, जो कैप्टन रहता है, उसको उसकी क्लास की अटेंडेंस के अनुसार एक फ्लैग देते हैं और बच्चा अपना फ्लैग लेकर के खड़ा होता है। अब किसी क्लास की अटेंडेंस सबसे बेहतर है तो उसे किस कलर का झंडा मिलेगा, ग्रीन। किसी क्लास की अटेंडेंस कम है, फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर किसी क्लास की अटेंडेंस 80% से ऊपर है तो उसे हरा झंडा मिलेगा। किसी क्लास की अटेंडेंस 51 से लेकर के 79 तक है तो उसको पीला झंडा मिलेगा। और किसी क्लास की अटेंडेंस 50 या उससे कम है तो उस क्लास को लाल झंडा मिलेगा, लाल फ्लैग मिलेगा। अब बच्चे जब देखते हैं और फिर और जिस बच्चों की सबसे ज्यादा अटेंडेंस है, जिस क्लास की सबसे ज्यादा अटेंडेंस, उनको तालियों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। तो और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं शिक्षक या फिर प्रधानाचार्य की, इस क्लास की अटेंडेंस आज बहुत बेहतर है और इस क्लास को फॉर एग्जाम्पल कक्षा 4 की उपस्थिति आज सबसे ज्यादा है, उन्हें हरा फ्लैग मिला हुआ है, तो कक्षा अपने आप प्रोत्साहित होती है। और प्रधानाचार्य कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे इसी तरीके से अपनी अटेंडेंस बरकरार रखें। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि वो बच्चे जो येलो में थे या वो बच्चे जो रेड में थे, मतलब रेड कलर का फ्लैग लिए हुए थे, अब उनके मन में भावना आती है कि इनके लिए ताली बज सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं, हमारे लिए भी ताली बजनी चाहिए। और ताली तब बजेगी, हमें अप्रिसिएशन सर से तब मिलेगा जब हम अपनी अटेंडेंस को बेहतर करेंगे, अपनी अटेंडेंस को बढ़ाएंगे और अपने आप को बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। इसके एक साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जब बच्चे देखते हैं कि उनकी अटेंडेंस कम हो रही है और उनके क्लास में कुछ बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल राहुल है और रोहित है, जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, और इनकी वजह से उनकी जो अटेंडेंस है वो कम हो रही है, तो बच्चे डिसाइड करते हैं कि जो बच्चे उस मोहल्ले के हैं वो इन बच्चों के घर जाएंगे और इनसे पता करेंगे कि वो विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं। और अगर बच्चे सिर्फ ऐसे ही विद्यालय नहीं आ रहे हैं या घर में निकलते हैं विद्यालय का बता करके और विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये बात अभिभावकों तक भी जाती है। या फिर जब बच्चा घर पे ही है और विद्यालय नहीं आ रहा है और जब उसको 5 बच्चे 7 बच्चे ये बताते हैं कि तेरी वजह से हम हार रहे हैं, तुझे विद्यालय आना चाहिए, तो इस बच्चे पे भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर 1 पे 5 1 पे 7 लोगों का बनता है और ये बच्चा फिर मना नहीं कर पाता और अगले दिन से विद्यालय आने लगता है। जब बच्चा अगले दिन से विद्यालय आता है तो निश्चित तौर पर वो सीखता है और सीखता है तो एक बेहतर विद्यार्थी, एक बेहतर नागरिक के रूप में वो बिल्कुल सामने आएगा और देश की बढ़ोतरी में, देश की को बेहतर बनाने के स्थिति में
देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्थिति में वो अपना जो योगदान है वो बेहतर तरीके से निभा सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है दैनिक गतिविधि। कई बार बच्चों के विद्यालय न आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कुछ नया ना होना, बच्चों का गतिविधि में शामिल ना होना, रोज विद्यालय की वही मोनोटनी कि पहले मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, सीबीएस और फिर उसके बाद घर। कुछ नया नहीं मिलता बच्चों को, या कुछ मन का नहीं मिलता जहां बच्चे खुल करके उत्साहित हो सकें, एंजॉय कर सकें। और यकीन मानिए, एक लेक्चर का एंजॉयमेंट, एक लेक्चर का रिफ्रेशर बच्चों के लिए, एक लेक्चर का उत्साह उन्हें दिन भर विद्यालय में बांधे रह सकता है। और इसी थॉट के कारण कि किस तरीके से बच्चों को विद्यालय में उत्साहित रखा जाए, फोकस्ड रखा जाए, किस तरीके से स्कूल आना बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, किस तरीके से विद्यालय का एटमॉस्फेयर किया जा सके कि बच्चों को विद्यालय आने में मजा आए, टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा दैनिक गतिविधि। अब बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। टीचर ने सबसे पहले बच्चों को बताया कि हम विद्यालय में रोज एक गतिविधि करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एक्साइटिंग। और उसके लिए हमने एक लेक्चर रखा हुआ है रोज क्लास में, चाहे तो इसे आखिरी लेक्चर कर सकते हैं या बीच का कोई लेक्चर कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग का पहला लेक्चर कर सकते हैं टीचर, वो आप पे निर्भर करता है। अब उस दौरान आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है वो एक्टिविटी हम करा सकते हैं या हम कराएंगे। अब ये तो ऐसा इस तरीके से एक्टिविटी कराई जा सकती है कि बच्चों को ग्रुप बना दिया गया। फॉर एग्जांपल, टीचर ने पूछा आपको किस किन चीजों में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों ने कहा डांस में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों ने कहा हमें ड्राइंग में इंटरेस्ट है या पेंटिंग में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों ने कहा कि हमें सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट है। तो टीचर अलग अलग इंटरेस्ट के अनुसार अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, या फिर बच्चों से एक मत में डिसाइड करते हैं कि इस दिन की या कल की एक्टिविटी हम क्या कर रहे होंगे, कि कल की गतिविधि हम क्या कर रहे होंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि सर कल ना पेंटिंग करता है। अब सारे बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया कि सर कल की जो गतिविधि करते हैं वो पेंटिंग पे बेस्ड रखता है। हम ब्रश वगैरह हैं जिनके यहाँ तो लेंगे, नहीं तो हम पेंसिल से ही कुछ ड्राइंग वगैरह करेंगे, कटिंग करेंगे, हम आर्ट एंड क्राफ्ट बनाएंगे। अब अगले दिन बच्चे आए, बच्चे पेंटिंग या ड्राइंग में लग गए, सारे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। अब ये जो मौका मिलता है इस एक लेक्चर का, इस दौरान बच्चे खुले मन से जो ड्राइंग टीचर उन्हें बोलते हैं, या बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है, या टीचर चाहे तो एक थीम दे सकते हैं कि आपको इस थीम पे आज आपको घर, सूरज और पहाड़ बनाना है, जो छोटी क्लासेस में अक्सर हम सबने बनाई होगी। अब बच्चे उसको ड्राइंग करते हैं। जिस बच्चे की ड्राइंग सबसे अच्छी रहती है उसे टीचर तालियों के माध्यम से सम्मानित करते हैं, प्लस बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो और अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाए और बेहतर तरीके से ड्राइंग बनाए। इससे बच्चों की रचनात्मकता कौशल का विकास होता है, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है विद्यालय आने में। जब शिक्षक बच्चों से ही पूछते हैं कि हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे होंगे, कौन सी एक्टिविटी आपको करना है, तो बच्चे उत्साहित होते हैं विद्यालय आने के लिए। और जब बच्चे के मन का काम हो रहा होता है, जब बच्चों को लगता है कि मुझसे पूछ करके कोई एक्टिविटी की जा रही है, तो बच्चे ज्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें विद्यालय में महत्व दिया जा रहा है और हमसे पूछ कर एक गतिविधि हो रही है। और जब आपको उस डिसीजन मेकिंग बॉडी का हेड बना दिया जाता है, या आपको जब उसका सदस्य बना दिया जाता है, तो आप उस मीटिंग से नहीं चूकते हैं, या उस मीटिंग से आप नहीं बचते हैं। आप शिक्षक के तौर पर बोलूं तो उस मीटिंग, या विद्यार्थी के तौर पर बोलूं तो बच्चा उस क्लास में निश्चित तौर से आता है। और शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि हर दिन बच्चे को किसी न किसी गतिविधि में जरूर शामिल किया जाए, बच्चों को गतिविधियां जरूर दी जाए। इससे हर दिन बच्चों का रुझान, बच्चों का इंटरेस्ट विद्यालय आने के लिए बना रहे। ये था आज का दूसरा इनोवेटिव आइडिया। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है शिक्षक अभिभावक बैठक। बच्चों का विद्यालय ना आना, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि कई बार अभिभावक स्वयं बच्चों की शिक्षा को लेकर के उतने उत्साहित नहीं हैं, और इसी वजह से वो बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, या फिर दूसरे काम में लगा देते हैं, या फिर दूसरे काम में नहीं भी लगा रहे हैं, फिर भी
अभिभावक शिक्षा के महत्व को क्योंकि नहीं समझ रहे हैं या इतना ध्यान नहीं देते हैं बच्चे की शिक्षा पर, तो वो बच्चे को विद्यालय नहीं भेजता है। शिक्षक ने कहा कि सर अभिभावक बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते, और जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, मतलब शिक्षक अभिभावक बैठक होती है, तो उस दौरान भी अक्सर, क्योंकि अभिभावक शिक्षा के महत्व को ही नहीं समझते, इतना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं बच्चे की शिक्षा पे, तो स्वयं भी पेरेंट टीचर मीटिंग में या शिक्षक अभिभावक बैठक में नहीं उपस्थित होता। टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए जिससे एंगेज किया जाए पेरेंट्स को शिक्षक अभिभावक मीटिंग में या बैठक में। जब पेरेंट्स स्वयं एंगेज होंगे, वो विद्यालय आएंगे, जब वो साथी जो उनके दूसरे बच्चों के अभिभावक हैं उनको विद्यालय आता हुआ देखेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग में, जब वो अपने बच्चे का रिजल्ट सुनेंगे, वो ये देखेंगे कि दूसरे बच्चे ज्यादा बेहतर कर, स्कूल में नहीं आ रहा है और स्कूल ना आने की वजह से बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो बच्चे को स्वयं भी विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित होंगे। पहला। दूसरा, पेरेंट टीचर मीटिंग में कई बार टीचर ने कहा कि सर पेरेंट आते हैं, सिर्फ हमारा डिस्कशन होता है, वो चले जाते हैं, कुछ एंगेजिंग नहीं होता। मैंने सोचा किस तरीके से इसको एंगेजिंग बनाया जा सकता है, ये तरीके निकाले जाए। और तीसरा, टीचर ने कहा सर होता क्या है कि कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि कल या इस शनिवार को पेरेंट टीचर मीटिंग है, आप अपने अभिभावकों को बता दीजिएगा कि मीटिंग है, पर कई बार या कई सारे बच्चे अपने घर में मीटिंग को लेकर के या पीटीएम को लेकर के चर्चा ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? तो उन्हें डर रहता है कि अगर शिक्षक और अभिभावक दोनों मिले तो मेरी शिकायत होगी, और मैं तो कई बार चोरी छुपे स्कूल ही अटेंड ही नहीं करता, मैं तो खेलने चला जाता हूँ, तो मेरी पिटाई निश्चित। और इस डर को बच्चे के मन से हटाने के लिए टीचर ने कहा कि सर हमने क्या किया, हमने बच्चों को बताया और उनके अभिभावकों को भी बताया गया कि अगर आप पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान विद्यालय आते हैं तो सह शैक्षिक गतिविधि के लिए आपके बच्चों को एक अंक दिया जाएगा। और साथ ही साथ विद्यालय में कई सारी गतिविधियां अरेंज की जाती हैं, कई सारी एक्टिविटीज अरेंज की जाती हैं जिसमें बच्चा और उसके अभिभावक दोनों मिलकर के पार्टिसिपेट करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब पेरेंट टीचर मीटिंग रखी, मान लेते हैं अगले शनिवार को बच्चे और उनके अभिभावक आए, टीचर 1 घंटे का टाइम डिसाइड करते हैं, 1.5 घंटे का टाइम डिसाइड करते हैं कि सभी बच्चों के अभिभावकों से वो शिक्षा को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बात करेंगे। पहले तो एक कॉमन डिस्कशन करते हैं, फिर एक एक करके सभी अभिभावकों से मिलते हैं, बच्चों की ग्रेड्स पे चर्चा होती है, किस चीजों पे वो बेहतर कर सकता है, किन चीजों पे बेहतर कर रहा है इत्यादि पे परिचर्चा होती है। उसके बाद शिक्षक कुछ गतिविधियां ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें अभिभावक और उनका बच्चा मिल करके सम्मिलित होते हैं। ये कोई क्विज कंपटीशन हो सकता है, ये कोई चम्मच और स्पून रेस जो है वो हो सकती है, ये सैक रेस है जिसको बोरा दौड़ बोलते हैं वो हो सकती है। ऐसी गतिविधियां मिल करके जब बच्चा और अभिभावक साथ में खेलते हैं तो दोनों का जो बॉन्ड है, दोनों को जो रिश्ता है वो और गाढ़ा होता है, और प्रगाढ़ और मजबूत होता है। अभिभावकों के लिए ये नई एक्साइटमेंट, नई लर्निंग होती है, क्योंकि अक्सर उम्र के साथ हम धीरे धीरे इन सब चीजों से कटने लगते हैं, हंसी मजाक से, खेल कूद से, उत्साह से थोड़ा थोड़ा कटने लग जाते हैं। अभिभावक भी बचपन के खेल खेल करके बहुत प्रसन्न होते हैं, और जो एक रिश्ता होता है शिक्षक और अभिभावक और विद्यार्थी का ज्यादा प्रगाढ़, ज्यादा गहरा होता है। और इस वजह से बच्चे जो है वो पेरेंट्स को अपने मीटिंग में बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि हमारे अभिभावक आएंगे तभी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभिभावक नहीं आएंगे तो हमें पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। तो बच्चे भी अपने अभिभावक को प्रेशराइज करते हैं, बोलते हैं कि वो विद्यालय आए, क्योंकि विद्यालय नहीं आएंगे तो बच्चे को एक अंक नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, अगर विद्यालय नहीं आएंगे तो बच्चे को इन एक्टिविटीज में शामिल होने को नहीं मिलेगा। तो अब जब अभिभावक स्वयं अटेंडेंस के महत्व को समझ रहा है, स्वयं विद्यालय से कनेक्ट हो रहा है, तो सुनिश्चित करता है कि बच्चा उसका विद्यालय जाए, बच्चे की अटेंडेंस हो, बच्चा बीच में ही अब रास्ते से नहीं भागेगा,
तालाब या नदी के किनारे, क्योंकि अभिभावक स्वयं इंटरेस्ट ले रहे हैं और पीटीएम के दौरान अभिभावक को पूरी जानकारी प्राप्त होती है कि अब बच्चा विद्यालय में है या नहीं है, विद्यालय कितने दिन आया, कितने दिन नहीं आया। तो ये थे आज के 3 इनोवेटिव आइडियाज बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग नवाचार के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इनोवेटिव आइडियाज पसंद आए होंगे। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी है इन नवाचारों या केस स्टडी से संबंधित, या फिर कोई अनुभव है आपके जो आप साझा करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे अनुभव साझा कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, उपस्थिति के मामले में अभिभावकों की जवाबदेही कितना महत्व रखती है? मैं तो कहूँगा बहुत महत्व रखती है। और ये क्वेश्चन है हेमंत सोनी जी का। हेमंत सर नमस्कार। बिल्कुल, जो अभिभावकों की जवाबदेही वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और इसीलिए मैंने आपसे जो तीसरा नवाचार पे डिस्कशन किया वो अभिभावकों पे ही डिस्कशन किया, क्योंकि अभिभावक अगर उत्साहित नहीं है या फोकस नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर के, तो निश्चित तौर पर बच्चा क्यों स्कूल आएगा, क्यों वो एक लिमिट में रहेगा कि मुझे क्लास में बेहतर तरीके से अनुशासन में बैठना है, ये करना है, वो करना है इत्यादि। उससे अच्छा तो बच्चा स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि हम सबको स्वतंत्रता पसंद है। कोई भी बच्चा इतने बाउंडेशन के साथ पढ़ना नहीं चाहता है। जब उसे एक ऑप्शन दिया जाए कि वो अनुशासित होकर के पढ़ना चाहता है या कक्षा में बैठना चाहता है या फिर स्वच्छंद घूमना चाहता है, तो बच्चा निश्चित तौर पे स्वच्छंद घूमने का ऑप्शन ही तय करेगा। और कई बार जैसे हम कंपेयर करते हैं, अगर आप कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे की अटेंडेंस ज़्यादा होती है, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये भी हो जाता है कि अभिभावक ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कंसर्न होते हैं, वो बच्चे के स्कूल जाने पे ध्यान देते हैं। सेम चीज़ अगर हमारे सरकारी विद्यालयों में भी होने लग जाए कि अभिभावक उतना ही डेडिकेटेड, उतना ही फोकस्ड हो जाए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो निश्चित तौर पे अटेंडेंस बेहतर हो सकेगी। तो अभिभावक की जवाबदेही तो उतनी ही बनती है जितनी एक शिक्षक की, बल्कि एक शिक्षक से ज़्यादा। तो शिक्षक से ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिक्षक का काम तो तब शुरू होता है मुख्य रूप से जब बच्चा विद्यालय आता है। विद्यालय तक भेजने की पूरी जिम्मेदारी, पूरी जवाबदेही तो अभिभावक की ही। तो अभिभावक का पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल बहुत जरूरी है। सर भूपेंद्र सिंह जी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और अपना हैंड रेज किया है। भूपेंद्र सर नमस्कार, आपका जो क्वेश्चन हो रिक्वेस्ट करूंगा आप पूछें प्लीज। हाँ सर प्रणाम, मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल बोंगा से बोल रहा हूँ सर, उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से। जी सर। हेलो। हाँ भूपेंद्र सर सुन रहा हूँ मैं, उत्तरकाशी उत्तराखंड से बोल रहे हैं आप जी। हाँ सर, तो आपका जो वो है बहुत अच्छा लगा हमको। हम पहले से इससे काफी पहले से जुड़े हैं सर आपके से। तो मेरे भी एक आपसे जो बच्चों का और अभिभावकों का जो तालमेल है, एक मैंने भी इसमें एक प्रयोग किया, नवाचार किया था, जो स्वच्छता पुरस्कार के माध्यम से गांव में, मतलब अपने विद्यालय में उसका नवाचार किया था, जिससे सर बच्चों में और अभिभावकों में बहुत एक रुचि बढ़ती है सर। और मीटिंग, जैसे आप मीटिंग या बैठक की बात कर रहे हैं, और अभिभावक और बच्चे सर, अगर मैंने अपने इससे एक स्वच्छता पुरस्कार के द्वारा एक ये चलाया था कि बच्चों को प्रत्येक माह स्वच्छता पुरस्कार के रूप में दिया जाए, जिससे सर ये एक बहुत खुशी का माहौल बना और अभिभावकों ने उसको स्वीकार किया सर। और वो बच्चे जो है, बच्चे और अभिभावक, जो बच्चे इस विद्यालय नहीं आ पा रहे थे या अभिभावक बैठकों में नहीं आ रहे थे, अपनी समस्या सर नहीं रख पा रहे थे, उससे सर एक अच्छा नवाचार मिला और बच्चों में भी, बच्चों की उपस्थिति में भी वृद्धि हुई। और साथ साथ अभिभावकों का भी जो बैठक में नहीं आते थे वो भी बैठक में आए सर। तो ये एक छोटा सा नवाचार था सर, जिसको मैं अभी भी गतिमान कर रहा हूँ इसको। इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर। भूपेंद्र सर, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने स्वच्छता पुरस्कार नामक नवाचार अपने विद्यालय में क्रियान्वित किया या अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में क्रियान्वित किया, तो किस बेसिस पे बच्चों को पुरस्कृत किया जाता था? मतलब किन किन पैरामीटर पे या नियम या शर्तें बोलूँगी, कौन कौन से नियम शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पैरामीटर्स हैं जिनके अनुसार पर बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है? थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या प्लीज? हाँ सर, एक बार सर इसका ये है कि
ये मैंने सर 2011 से इसका शुरुआत की थी इसको। जी और इसका जो पैरामीटर था ये था सर कि सबसे पहले जो बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, सरकारी विद्यालयों में या कहीं, जो स्वच्छ और साफ से नहीं आते थे, जी और स्वच्छ से साफ न होने के कारण विद्यालय में बच्चों का प्रवेश न होना था। तो इसका पैरामीटर ये था सर कि महीने के लास्ट में, महीने के लास्ट जो अंतिम होता था उस समय इसको बच्चों को पुरस्कार दिया जाता था। इसका एक उद्देश्य था, पैरामीटर ये था सर कि इससे क्या होता था कि जब बच्चों को एक दो बार पुरस्कार मिलना शुरू हुआ तो एक तो स्वच्छता में सुधार हुआ सर, बिल्कुल। साथ साथ सर इसमें उपस्थिति को भी ध्यान में रखा गया है। इसको मैं व्यक्तिगत अपने उससे वो देता था सर, ऐसा नहीं कि कोई विद्यालय फंड से था, इसको मैं व्यक्तिगत देता था। तो उससे क्या था सर कि विद्यालय में बच्चों का आना हो जाता था, और माध्यम तो स्वच्छता ही था सर, लेकिन इसमें जो उपस्थिति, जो छात्र की उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, इससे एक बच्चों पे नवाचार आया सर। और हमारे विद्यालय की जो उपस्थिति दर भी बढ़ी है सर, साथ साथ विद्यालय में छात्र संख्या भी बढ़ी है सर, और अभिभावकों ने भी इसको सराहा सर। हमने यहाँ तक कि अभिभावकों तक इसको दिया, और अभी भी देते हैं सर। मैं आजकल तो कोरोना वायरस के इस चक्कर से नहीं, लेकिन मंथली हम इसका महीने के अंतिम में इसको दिया जाता है सर अभी भी। बहुत अच्छी बात है भूपेंद्र सर। और जैसा मैं कहता हूँ हमेशा ही कि एक छोटा सा इनिशिएटिव, एक छोटा सा कदम बहुत परिवर्तन ला सकता है। और ये आपने अपने इस नवाचार के माध्यम से दिखाया कि किस तरीके से एक छोटा सा इनिशिएटिव, छोटा सा स्टेप से हम बहुत बड़े और बहुत बेहतर बदलाव कर सकते हैं। अब इसके कई सारे फायदे हैं। आपने अब बच्चों को स्वच्छ रहना सिखा दिया, बच्चा विद्यालय आ रहा है तो सीख रहा है, अभिभावक का भी विद्यालय से ज्यादा इंटरेस्ट जी डेवलप हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है, और समुदाय की जो सहभागिता है वो भी निश्चित तौर पे इस नवाचार से बढ़ेगी। बहुत अच्छा इसमें सर, इनोवेटिव आइडिया है भूपेंद्र सर। मैं इसमें आप सर जी जी आप क्या वो इसमें सर जो अभिभावक भी है सर, उन्होंने बहुत ही किया। और आज हमारे यहाँ जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, जो हम बोलते हैं सर कि महिलाएं भूमिका नहीं निभाती हैं, तो आज हमारे विद्यालय में सर पूरी विद्यालय प्रबंधन समिति जो महिलाओं की है सर, और वो हमारे विद्यालय में सामाजिक सहभागिता पूरी निभाती है सर। जब जब सर कोई हमारे कार्यक्रम होते हैं, या विद्यालय में कुछ कार्यक्रम हो, या विद्यालय स्तर में कुछ मैदान का कार्य, मतलब जिस प्रकार से हम विद्यालय में कोई कार्य कर रहे हैं विद्यालय स्तर पे बच्चों के हित में, तो पूरी महिलाएं हैं सर। आज जब हमने ये शुरू कर तो 25-26 बच्चे थे सर। आज की डेट में आज हमारा जो विद्यालय में 54 बच्चे पढ़ चुके सर, एक 6 से 8 तक है सर। और ये नवाचार मैंने आपके माध्यम से पिछले साल भी 2-3 साल लगातार भेजे सर, मैंने ये नवाचार आपके यहाँ, आपकी अरबिंदो सोसाइटी में सर। जी जी जी। विगत 2-3 वर्ष से मैं इसको बार बार भेज रहा हूँ सर, पर इसमें कोई आपके माध्यम से कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये तो कोई वो नहीं, पर मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ सर। इसके लिए धन्यवाद सर, आपने मेरी बात सुनी। थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर। और जैसा आपने बताया कि महिलाओं को कई बार ये कहा जाता है कि वो शामिल नहीं होती बच्चों की शिक्षा में, और पूरी कमेटी महिलाओं हिट करती है, महिलाएं हैं पूरी कमेटी में, तो इसके लिए बिल्कुल मैं तालियों के माध्यम से आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। दूसरा सर, धन्यवाद सर। जी जी क्यों नहीं आए इनोवेटिव आइडिया, अगर उस पर बात करें तो कई सारे पैरामीटर होते हैं। आपने कहा हाँ कि इसमें गिफ्ट वगैरह बच्चों को देते हैं तो मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस पे। तो मैं अगर हाँ आपको सजेस्ट करूं कि सर जी इसको अगर आप इस तरीके से कर सकें कि जी बच्चों के द्वारा ही कुछ जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली क्लास होती है उसी हाँ में सर। बच्चों के ही माध्यम से कोई कार्ड या कुछ कबाड़ आदि के माध्यम से बच्चों से ही कुछ वस्तुएं बनवाई जाती हैं, और फिर बच्चों को, जो स्वच्छता जी वाले बच्चे जिनको आप पुरस्कृत करते हैं, तो आप खुद के पैसे का इस्तेमाल ना करते हुए बल्कि जी इन जी किसी वस्तुओं को अगर बच्चों को जी उपहार स्वरूप देंगे तो फिर ये निश्चित तौर पर शून्य निवेश के अंतर्गत आ सकता है। जी जी थैंक यू सर, तो थैंक यू मेरा सर। आपसे अनुरोध है, ऐसे करेंगे तो आपकी जेब पे भी कम बजट खर्चा पड़ेगा, और बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो भी निश्चित तौर पे बेहतर होगी, है ना। थैंक यू सर, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच भूपेंद्र थैंक यू सर। सर। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके अलावा किसी और किसी हमारे शिक्षाविद या हमारे एडुकेटर्स, हमारे टीचर से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या अनुभव हो तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। हेलो। हाँ जगदीश सर, नमस्कार। हाँ जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। जी सर। सर मेरा स्कूल है एक बॉर्डर एरिया में, ये अनिया जोन में एक बॉर्डर पड़ता है, बिल्कुल उसके सामने है, जस्ट 100 मीटर के अंदर। जी सर। तो सर उसमें ये समस्या ये आ रही है कि जैसे आपने कहा पेरेंट टीचर मीटिंग, तो हम लोग पेरेंट टीचर
मीटिंग एज ए हेड ऑफ पेरेंट्स मीटिंग मैं करवाता हूँ, तो लेकिन ये होता है कि उसमें बहुत से पेरेंट्स बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी आते नहीं है। तो उस समस्या से कैसे निपटा जाए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़े बार उनको बुलाया, बड़े बार उनको कहा, दर्द भी किया उनके, तो कभी वो कहते हैं कि हमारे खेत में काम है, तो कुछ उसमें लेबर क्लास है, वो सुबह काम करने चले जाते हैं और शाम को आते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम आ गए स्कूल तो हमारा 600 रुपया तो दिहाड़ी को कौन देगा, इस तरह के वो देते हैं एक्सक्यूजेज। तो मुझे समझ नहीं आ रहा उनसे मैं कैसे निपटा जाए। ओके, ये जो आपने चैलेंज बताया सर, बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये चैलेंज है कि जो अभिभावक हैं वो पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान या जो अभिभावक शिक्षक बैठक होती है उसमें नहीं आते, कहते हैं कि अगर हम विद्यालय आएंगे तो दिहाड़ी कौन करेगा। तो इसके लिए एक तरीका मैं जो इसमें ऐड कर सकता हूँ, पहला तो आप क्योंकि आप टीचर हैं तो मुझे आई एम श्योर कि उस एरिया में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा अनुभवी पढ़े लिखे व्यक्ति वो में से आप होंगे। तो ऐसा एक तरीका टीचर्स नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको ये तरीका ऐड करना चाह रहा हूँ। ये UP1 के एक टीचर ने दिया था, हमारे जो इनोवेटिव आइडिया थे। उन्होंने बताया कि सर मैं क्या करता हूँ, मेरे स्कूल में भी यही समस्या थी कि अभिभावक पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान आते ही नहीं थे। उन्होंने कहा सर मैंने सोचा कि क्यों ना विद्यालय को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन स्पेस बनाया जाए जहां पे लोगों को कई सारी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। अब उन्होंने कहा कि सर मैंने क्या किया कि पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान जब अभिभावक उन्होंने कहा मेरे यहाँ स्कूल में 38 के करीब विद्यार्थी थे, पेरेंट टीचर मीटिंग जब हुई तो उस पेरेंट टीचर मीटिंग में सिर्फ 2 ही बच्चों के अभिभावक आए, बाकी कोई भी नहीं आया। उनका मैंने उस दिन उनसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कोई विशेष चर्चा नहीं की, मैंने उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछा कि वो जिंदगी में क्या करते हैं। तो एक अभिभावक ने बताया कि वो घर बनाने का काम करते हैं, राजमिस्त्री हैं। तो टीचर ने उनसे पूछा कि कहाँ काम करने के लिए जाते हैं इत्यादि, तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर शहर काम करने के लिए जाते हैं। तो टीचर ने उनसे पूछा कि आप कैसे जाते हैं, बस वगैरह से जाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं सर, मजदूर आदमी हूँ, रोज अगर 30-40 रुपए बस में ही दे दूंगा तो फिर बचाऊंगा क्या। तो फिर हमारे इनोवेटिव टीचर ने पूछा कि तो फिर आप साइकिल वगैरह से जाते हैं? उन्होंने कहा सर साइकिल लेने की तो कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर वक्त कभी ना कभी ऐसी चुनौती आ जाती है जैसे ही कुछ पैसा बचता है कि वो पैसा मेरा उन कामों में खर्च हो जाता है। जैसे पिछले साल कुछ पैसे जोड़े थे तो साली की शादी हुई, उसमें पायल बनवा के दे दिया। अभी बच्चे को मलेरिया हो गया था तो 1200-1300 रुपए उसके मलेरिया पे खर्च हो गए, तो पैसा बच नहीं पाता। टीचर ने फिर कहा कि सर उस समय उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त में साइकिल वितरण करती थी BPL कैंडिडेट्स को। तो उन्होंने उस योजना के बारे में बताया। उस व्यक्ति को 2-3 महीने, मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ स्टोरी, 2-3 महीने के अंदर उस व्यक्ति को सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से साइकिल मुहैया हो गई। पर वो व्यक्ति अब गांव में ये नहीं बता रहा है कि सरकार की तरफ से मिली, क्योंकि उसकी नजर में उसे साइकिल किसकी तरफ से मिली है, उसकी नजर में तो उसे साइकिल मास्टर साहब ने दिलाई, सर ने दिलाई। तो अब धीरे धीरे जो व्यक्ति हैं वो जुड़ने लग गए विद्यालय से। टीचर ने कहा कि सर मैं उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था, लोग लाभान्वित होते थे पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान ही। तो मैं उन्हें पहले तो उनके बच्चों के बारे में डिस्कस करता था, फिर सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था। धीरे धीरे अभिभावक जुड़ने लग गए। तो आज जब जुड़े अभिभावक, तो इस मीटिंग में टीचर ने कहा कि सर अब मैंने उनसे किसी सरकारी योजना के बारे में बात ही नहीं की, मैंने उनसे बस 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि मैं आपको सरकारी योजनाओं के बारे में क्यों बता पा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, आप अपने से क्यों जानकारी नहीं एकत्रित कर पा रहे हैं, मैं क्यों बता पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आप शिक्षक हैं इसलिए। तो अब टीचर ने पूछा कि मैं शिक्षक क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर आप पढ़े लिखे हैं इसलिए। टीचर ने कहा बिल्कुल, मैं सरकारी योजना आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, बल्कि मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आप ही की तरह इन योजनाओं से वंचित न रह जाएं, भटकते न रह जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक बेहतर जिंदगी जिए और सारी जानकारी उससे खुद हासिल हो, तो उसके लिए आपको बच्चे को शिक्षित करना है। और अगर आपको बच्चे को शिक्षित करना है तो उसे विद्यालय भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अभिभावकों के मन में ये बात उठानी पड़ेगी, सर ये बात जगानी होगी, ये अलग जगाना होगा कि उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय भेजना है।
ये कई सारे तरीके, एक तरीके मैंने जब नवाचार का डिस्कस कर रहा था तो मैंने एंगेजिंग पेटीएम वाली जो बात कही कि विभिन्न गतिविधियों में अभिभावकों को शामिल किया जा सकता है, पहला। या दूसरा तरीका ये कि हम विद्यालय को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दें, जहाँ पे आप एनएम वगैरह, जो एनएम दीदी वगैरह उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि जो गोलियां वगैरह होती हैं वो विद्यालय में ही वितरण करें। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे स्टेप करके निश्चित तौर पे हम अभिभावकों की जो उपस्थिति है उसको थोड़ा सा बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो जगदीश सर तो बताएं। सर उसमें एक और भी बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया, इसको मैं जरूर लागू करूंगा। एक चीज हो रहा है कि कुछ बच्चे हैं हमारे, उनका ब्रोकन फैमिली। अब किसी का शुरुआत हुआ है उसके माँ का बाप के साथ, तो माँ कहीं और चली गई है, बाप कहीं और चला गया, तो जो बच्चा है बूढ़ी दादी पाल रही है। अब दादी भी है ना, वो इतनी आप कह सकते हो फिजिकल फिट है कि वो बार बार स्कूल आए। तो एक और दो बच्चे ऐसे हैं, उनका क्या किया जाए? सर ऐसे बच्चों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनका थोड़ा सा इफेक्टिव केयर। और इफेक्टिव केयर मतलब ऐसे बच्चों की मानसिक स्थिति को भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उनकी दादियां तो आई एम श्योर कि वो तो विद्यालय, जैसा आपने भी कहा, वो निश्चित तौर पे आ नहीं सकती हैं। तो इस स्थिति में अगर विद्यालय के माता अथवा पिता हैं उसके साथ में, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजें, या फिर हम विद्यार्थी को ही प्रयास करें कि उसे शिक्षा के महत्व को बता सकें, जिससे वो निश्चित तौर पर अपना भविष्य आगे कुछ बेहतर कर सके। और ये ऐसी स्थिति में जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दूसरे बच्चों के मुकाबले जो माता पिता दोनों के साथ रहते हैं। तो इसके लिए प्रयास यही करना चाहिए कि बच्चों को हमें थोड़ा सा उनको केयर के साथ, और अगर बच्चा उसमें कोई ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ी गलती कर भी रहे हैं तो उन्हें हमें समझना चाहिए, और उन्हें इफेक्टिव केयर के साथ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर के साथ उन्हें हम स्वयं प्रोत्साहित करें कि वो विद्यालय आए। हाँ सर, वो तो हम कर ही रहे हैं, उसको हम बुक्स पूरी शुरुआत करते हैं एकदम की। मिड डे मील जब हमारा बनता है तो हम उसको शाम को मिड डे मील भी पैक करके दे देते हैं रात क्या के लिए बात भी। है। हाँ, हम उसको कि हमने यहाँ पे कहा हो कि आपको कोई भी परेशानी आए, कोई बुक्स की, कोई खाने की, तो हम उसको पूरी जिम्मेवारी ली है हमने। तो ऐसा हम उसको पूरा दे रहे हैं। लेकिन मतलब वही बनता है कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना। स्कूल तक तो, जब तक वो स्कूल में होता है तब तक तो वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करता है, लेकिन बाद में हमें रिपोर्ट मिलती है कि वो गाँव में साइकिल चलाता रहता है। अब मैं है कि मैं तो 50 किलोमीटर सिटी में रहता हूँ, तो 50 किलोमीटर मेरा आना और 50 किलोमीटर भी जाना मेरा सफर बनता है। जी मैं जी। उसको बता, तो वो मुझे रिपोर्ट मिलती है कि वो गाँव में साइकिल चलाता रहता है, या लोगों की शादियां बड़ी टाइम करता है। तो जो गाँव की कोई भी शादी होती है तो जिसमें उसको पता शादी है तो उस दिन स्कूल में नहीं आता, तो शादी में पहुंच जाता है। तो इस तरह की थोड़ी चेक होती रहती है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने बताया कि आप उसके लिए मध्याह्न भोज का जो खाना रहता है इवनिंग के लिए, उसकी तक व्यवस्था कर देते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं। तो बहुत बड़ा स्टेप तो हालांकि आप खुद ही ले रहे हैं पहले से ही। अब जब इतना स्टेप ले रहे हैं सर, तो थोड़ा सा उस बच्चे को ना, कितने साल के हैं वो बच्चे, मुझे थोड़ा सा कुछ बता पाएंगे आप? तो वो है कुछ वो 11 साल। 11 साल के बच्चे हैं, तो छोटा सा ही बच्चा है। थोड़ा सा उसे ना धीरे धीरे करके, जैसे आपके पास अगर टाइम हो तो 5-10 मिनट उस बच्चे के साथ अकेले बैठ करके कि क्या करते हो, यहाँ से जाने के बाद फिर क्या करते हो, उसकी गतिविधियों के बारे में पूछें। एक टाइम टेबल, उसको एक जोन में, टाइम टेबल वाले जोन में लाने का प्रयास करें कि देखो पढ़ना है तुम्हें, आपको क्या बनना चाहते हो भविष्य में, तो बच्चा कोई ना कोई एम तो बताएगा कि मुझे ये बनना है। तो फिर किस तरीके से बनना है उसके मन में ये बात डालें, फिर एक टाइम टेबल धीरे धीरे उससे देना चालू करें कि तुम्हारे लिए ये टाइम टेबल है, इतने बजे उठो, इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे ये करो। तो धीरे धीरे बच्चा, जब आप उसकी ऑलरेडी केयर कर रहे हैं और उसकी साइकोलॉजी के साथ आप शामिल होंगे, उसको एक टाइम टेबल, एकदम से मत दीजिएगा टाइम टेबल, कुछ हफ्ता 10 दिन 15 दिन उससे डिस्कस करने के बाद कि क्या क्या रूटीन है तुम्हारे, क्या कुछ करते हो, इसे उसको ऐसा ना लगे कि आप उसे प्रेशराइज कर रहे हैं, बर्डन कर रहे हैं। और फिर उसको एक टाइम टेबल दें, पहले 2-3 घंटे का दें, 4 घंटे का दें, फिर उसको थोड़ा सा टाइम टेबल को और बढ़ाएं। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे बच्चा आपकी जोन में आ जाएगा, और निश्चित तौर पर वो स्वयं अब एम्पावर हो जाएगा कि वो कुछ बेहतर कर सके। और बच्चा बड़ी आसानी से, छोटी उम्र में है तो हम उसको ढाल सकते हैं एक निश्चित शेप में, जिस शेप में आप चाहते हैं उसका भविष्य में। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जी जैसे सर। गवर्नमेंट ने ये सुनिश्चित किया है कि अगर ये साल में 13 हॉलीडेज हैं तो 13 ही हैं। उसके बाद जी अगर जी। वो मेडिकल लीव लगती है, छुट्टी लगती है, तो उसकी छुट्टी पर सुधार भी करती है। वो बच्चों के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे मैंने
अटेंडेंस होती है वो 50% से कम होती है, उनको फिर भी अलाउ किया जाता है स्कूल में एग्जाम देने के लिए, फीस बंद होती है। तो एक उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है कि हमने स्कूल आना ही आना है। तो इस तरह कुछ जिससे बच्चों को एक थोड़ा सा डर रहे, चाहे कि बाद में उनको हम अलाउ कर दें, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होना चाहिए कि नहीं भाई हमने स्कूल आना ही आना, अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा नाम भी कट सकता है। इस तरह कुछ हार्ड रोल नहीं है हमारे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ना हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, और मुझे याद है हमारे बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th में हुआ करता था, आई एम श्योर आपके टाइम पे भी ये चीज होती रहेगी कि अगर 75% से अटेंडेंस कम है तो एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। तो उसका डर निश्चित तौर पे होता था, पर धीरे धीरे साइकोलॉजीज बदली, गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो लेकर के उसमें पेडागोजीज में थोड़ा सा चेंजेस आए, तो उस वजह से अब शायद कई केसेस ऐसे हुए कि बच्चे प्रेशर में, डिप्रेशन में चले जाते थे या बहुत सारी चीजें। इस वजह से इन सारी चीजों में तब्दीली की गई, चाहे वो अटेंडेंस हो या एग्जाम का प्रेशर हो और या फिर राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ये सारी चीजें हो। तो इन चीजों की वजह से, क्योंकि सरकार का मसला है, तो उस पर शायद मेरा बोलना उतना सही नहीं रहेगा। नहीं, ये कि हम गवर्नमेंट को, आप जैसे हो काम कर रहे हो तो आप हर स्टेट की गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम दे सकते हो कि बच्चों को भी थोड़ा एक बस इसलिए अटेंडेंस होनी ही चाहिए, ताकि बच्चों को लगे नहीं हमने ये करना है, थोड़ा जिसमें हम कहते हैं अनुशासन में थोड़ा बच्चे रहें, ताकि बच्चों को एक रहे कि नहीं हमने अटेंडेंस लेनी, स्कूल हमारे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, बाकी चीजें हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी है। क्योंकि शिक्षा, अगर हमने शिक्षा को पूरी तरह से बनाना है तो हमें बच्चों को ये जानना पड़ेगा कि शिक्षा इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर यू, पहला प्राथमिकता आपके लिए शिक्षा है, बाकी आपके लिए सेकंड है। जैसे आपको मैं बताऊं, जब मेरे मामा जी की शादी हुई थी तो मैंने वो अटेंड नहीं की थी, उस दिन मेरा एग्जाम था, तो सारे घर वाले वहां थे, मैं घर में अकेला था, और जब मैं घर में अकेला था मैंने वो एग्जाम पास भी कर लिया, और शायद उसी का बदनाम की आज मैं कहीं पहुंचा हूँ। तो ये चीज मेरे दिमाग में थी कि ये बच्चों को भी आगे पास ऑन होनी चाहिए कि नहीं, शिक्षा आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी शादियां तो बार बार आती रहती है, फंक्शन तो आते रहते हैं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, भय तो मैं भी मानता हूँ सर, जरूरी है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन भय होए न प्रीत, तो वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल है, लेकिन किस तरीके से उसको किया जाए ये सरकार बहुत सारे, क्योंकि मेरे पास समय कम है, 11:55 हो चुके, हम थोड़ा सा इसको जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो पेडागॉजी, जो तब्दीली है सर की, अटेंडेंस का रेशियो क्यों कम कर दिया गया या पास फेल वाली क्यों स्थिति हटाई गई, इसके कई सारे फैक्टर हैं। पहला तो कई सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते थे इस प्रेशर की वजह से। हमारे टाइम में जैसी बात करें, आपके टाइम में तो बिना डंडे के शुरुआत ही नहीं होती थी स्कूल में, टीचर के हाथ में डंडा होता ही था और बराबर मार पड़ती थी, याद करते जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब बच्चे जो आज के जो जनरेशन, उसमें काफी सारे चेंजेस हैं, बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे वो टूटने लगते हैं या परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अपब्रिंगिंग ही वैसी है। घर में भी माता पिता, आप डांटोगे या कुछ मारोगे तो पेरेंट्स बहुत बच्चों को लेकर के ना बड़े क्या बोलना चाहिए, बहुत सीरियस हो जाते हैं, बच्चों को ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव रखते हैं। तो बहुत पहला रीजन तो है कि बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसी नहीं है जो पहले हुआ करती थी, जहाँ पे डांट के मार के काम कराया जा सके। दूसरा, हम गवर्नमेंट स्कूल की अगर स्पेशली बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके, जैसे आपने कहा कि माता पिता उतना ध्यान नहीं देते हैं, या फिर माता अवश्य पिता नहीं, या फिर दादी नानी के यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई बच्चा मजदूरी कर रहा है, बाल मजदूरी में संलिप्त था इत्यादि, तो या अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे बनते हैं जिनकी वजह से अटेंडेंस को अगर पैरामीटर बना दिया जाए और ये बना दिया जाए कि बच्चा स्कूल ही नहीं आए, मतलब एग्जाम ही नहीं दिया जाएगा, तो वो बच्चा जो आधे दिन स्कूल आ सकता था, वो इस कारण से कि मुझे एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा, तो हो सकता है वो स्कूल ही ना आए। तो एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे ये भी था, जिसकी वजह से ये रूल जो अटेंडेंस, मिनिमम अटेंडेंस वाला था, वो हटाया गया। तो एक कारण ये भी था इसके पीछे। और कुछ क्वेश्चन जगदीश सर? नहीं सर, मैं बेसिकली आज ना आपका फर्स्ट ये लाइव करने का शुरू कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ और भी अपना शेयर करूँ एक्सपीरियंस, और आपसे भी काफी कुछ सीखूँ। तो ये मुझे इस तरह का ये लिंक भेज दिया था, ये मेरे नंबर पे, जो आप इसको कंडक्ट करना, हमारे स्टेट में कौन आपका कोऑर्डिनेटर जिससे मैं कंडक्ट कर सकूँ, उसके बारे में थोड़ा मुझे शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सर, मैं शायद जैसा आपने कहा पहली बार देख रहे हैं, 10 से 11 मेरा रोज सेशन होता है, अब सॉरी 11 से 12 मेरा रोज सेशन होता है इसी टाइम पे हिंदी में, और प्लस हमारा इंग्लिश में एक सेशन होता है जो कि 1 से 2 बजे होता है।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर सकते हैं। जूम की यही आईडी रहेगी, अगर आप जूम से कनेक्टेड है तो सेम आईडी पे आप इन टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से आप अपने स्कूल में अपने एरियाज में बच्चे की मदद करते हैं। तो बहुत लिटरली ऐसे लोगों से मिल करके या बातें करके खुद में बहुत संतुष्टि का एहसास होता है। थैंक यू सो मच जगदीश सर, अच्छा लगा बात करके। आपको ये एक बात बोल सकता हूँ कि मैंने वही 4.5 साल पहले ये बॉर्डर का स्कूल ज्वाइन किया था, तो जी अब ये स्कूल की हालत बहुत खराब थी। तो मैंने अपनी जितनी मेरी वो थी कैपेसिटी और जितनी मेरी नॉलेज थी उसके बाद मैंने काफी चेंज किए। मेरा स्कूल है जो पूरे जोन में है जहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन मैंने चलवाई। मैंने कोई 4 साल पहले ज्वाइन करके बस योगा क्लासेस में पूरी तरह चलाता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक योगा एक्सपर्ट हूँ। एमए योगा की हूँ। ग्रेट। वो क्लासेस मैंने वहाँ इंट्रोड्यूस कराई, उसका कंप्यूटर एजुकेशन वहाँ इंट्रोड्यूस कराई, उसका मैंने वहाँ छोटी सी एक लाइब्रेरी तैयार करवाई। तो उसका वाह। उस तरफ मैंने मैंने सीसीआरटी की ट्रेनिंग भी अटेंड की है, तो मैंने बच्चों को वहाँ म्यूजिक क्लासेस शुरू कराई, उसका एंकरिंग की ट्रेनिंग दी उनको मैंने। फिर उसके बाद उनको जो देशभक्ति गीत है वो करना सिखाए, यानी कि काफी मैंने काम किया वहाँ पे। लेकिन ये है कि कोई इस काम का कोई अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने, लेकिन उसके बाद भी मैं डटा हुआ हूँ, लगातार हम काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे नेशनल अवार्ड दिए गए, तो उन्होंने क्या देखा कि उसने जो उस टीचर को अवार्ड दिया गया जो एक ही स्कूल में 17 साल से लगा हुआ, लेकिन जो टीचर जिसने विभिन्न एरियो में 22 साल से काम किया, बाद 2 साल 2 टेन्यूर दिए बॉर्डर एरिया में, 5 साल एक जगह और 4.5 साल से अब एक जगह, फिर एक पहले हाई सेकेंडरी स्कूल में भी टीचर होते हुए भी 11वीं और 12वीं क्लासें पढ़ाई, 7 साल कंप्यूटर एजुकेशन शुरू कराई, 2 कंप्यूटर लैब मैंने अपने दम पे खोली, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अप्रिशिएट नहीं है। तो उसके बाद ये इन्हीं तो बातों में बड़ा होता है, अदरवाइज काम तो हम बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं। मेरे स्कूल का पेज पूरे बना हुआ है, आप खुद उसकी डेट देख लीजिए। पूरे जम्मू कश्मीर में मेरे स्कूल का जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है उसका पेज सबसे पहले मैंने ही बनाया था। जो क्या नाम है सर फेसबुक पेज का? मैं निश्चित तौर पे विजिट करूंगा, अगर आप मुझे बता सकें या कमेंट बॉक्स में बोल सकें। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल ओके। पिंडी चाड़कन कला, PINDI। PINDI या PINDI? पी पंजाब वाला? पिंडी पिंडी पंजाब वाला पी, ओके। पिंडी, चाड़कन CHARKAN। CHARKAN। चाड़कन कला KALAN। ओके, झारखंड कला। हाँ, 2 नदियाँ। ये फेसबुक पे है, वहाँ पर जो हमने थोड़ा बहुत अपना काम किया वो डाला हुआ है। बाकी उस पेज में मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस पेज से मुझे अच्छा मटेरियल मिल रहा है उसमें डाल रहा हूँ। किसी भी पेज से कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल का या कोई नोट्स या कोई इंग्लिश ग्रामर, कोई हिंदी व्याकरण, वो मैं उस पेज पे ऑलमोस्ट सभी मटेरियल इकट्ठा करके डाल रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, आने वाले विदिन 1 ईयर आप देखेंगे उसमें इतना मटेरियल हो जाएगा कि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी उसको एक्सेस करके उसको अपने लिए यूज कर सकता है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। ग्रेट ग्रेट। लिटरली आपने जो बोला वो वर्थ फ्रेज है सर। जितनी भी तारीफ करूं, क्योंकि बॉर्डर के एरियाज में मैं जानता हूं कि कितनी डिफिकल्टी है, क्या सिचुएशन है और किस तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन उसमें भी जैसे आपने बताया कि आपने कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी सब कुछ बराबर मैनेज किया हुआ है, इम्प्लीमेंट कराई है सारी चीज़ें, तो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हमारी वेबसाइट, जो आपको भी कमेंट बॉक्स में भी आ जाएगी, www.ziei.com पे भेज सकते हैं, अभी कमेंट बॉक्स पे आपको आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप विजिट करेंगे इस वेबसाइट पे तो एक पॉपअप आएगा। पॉपअप पे सबमिट का एक ऑप्शन आएगा। सबमिट में क्लिक करके आप अपने इनोवेटिव आइडियाज निश्चित तौर पे हमारे साथ शामिल करवा सकते हैं। और अगर आपके इनोवेटिव आइडियाज जम्मू कश्मीर की बुकलेट पे सेलेक्ट हुए तो निश्चित तौर पर आपको हम राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी करवाएंगे। हालांकि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई भी सम्मान उस काम को नहीं टच कर सकता। निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, पर अगर आपके इनोवेटिव आइडिया सेलेक्ट हुए तो बिल्कुल हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर दोनों पे सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपकी मोटिवेशन के लिए। ये मोटिवेशन मेरे लिए और काम करने को मुझे प्रेरित करेगी, और मैं अपनी एनर्जी को इससे भी डबल करके लगाऊंगा, क्योंकि अवार्ड मैंने नहीं रखता, जो शब्द होते हैं वही काफी होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, और मैं प्रोत्साहित हूँ बल्कि आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच जगदीश सर, थैंक यू। समय के अभाव के कारण, क्योंकि हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं आगे प्रश्न नहीं ले पाऊंगा या अनुभव आपके नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। कल आप मुझसे सेम टाइम पे
11 से 12 के टाइम पे मिल सकते हैं, जहां हम अपने इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस करेंगे और आपके अनुभव प्राप्त कर यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।